टकरा के हवा रुक जाता है। यहाँ लगा देते इतना बिल्डिंग है कि पता नहीं चलेगा। हाँ, दूर लगाइए खेती में, लेकिन झारखंड इस समय उतना हवा चलता नहीं है। हवा जहाँ चलेगा वहां इसका उपयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ ही चेंज कर दीजिए। चीन के पास दुनिया में अधिकतम पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। चीन के पास दुनिया में अधिकतम पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। चीन के पास दुनिया में अधिकतम पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। लेकिन अमेरिका के पास अधिकतम पवन ऊर्जा उत्पादन है। लेकिन अमेरिका के पास अधिकतम पवन ऊर्जा उत्पादन है। चीन के पास दुनिया में अधिकतम पवन ऊर्जा क्षमता है, लेकिन अमेरिका के पास अधिकतम पवन ऊर्जा उत्पादन है। पवन ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, मतलब समझे? मतलब चीन बहुत ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन कर सकता है, उसके पास क्षमता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर रहा है। कर कौन रहा है ज्यादा? अमेरिका। उसके पास उतना क्षमता नहीं है। फिर भी जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये क्लास है, मान लीजिए एक और क्लास कर रहे थे, ठीक है, यहाँ 25 लोग हैं, वहाँ 10 ही लोग हैं, तो हम बोलेंगे कि हमको एक दिन में 100 पेज लिखना है, तो हम लोग के पास क्या होगा? क्षमता ज्यादा। लेकिन मान लीजिए वही लोग ज्यादा लिख रहा है, तो क्या होगा? उत्पादन उसके पास ज्यादा हो गया, कि मेरे पास जितना चीज था उससे हम बहुत उत्पादन कर दिए। आपके पास क्षमता है लेकिन आप नहीं कर पाए। जैसे भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षमता यानी भंडारण किसके पास है? भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड। लेकिन उत्पादन में कौन है? उड़ीसा या छत्तीसगढ़? शायद छत्तीसगढ़ है ना। उत्पादन में छत्तीसगढ़। कहने का मतलब है हमारे पास भंडार है, लेकिन सब भंडार चालू नहीं है, हम कम निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितना है उससे ज्यादा निकाल रहे हैं। तो उत्पादन में वो है, क्षमता में हम। वही चीज लिखे। चीन के पास क्षमता बहुत है, संभावना बहुत है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? अमेरिका। ठीक है, भारत में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए, भारत में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अग्रणी राज्य है। भारत में तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अग्रणी राज्य है, जिसमें भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 29% है। उनतीस प्रतिशत है। यानी जितना भारत में पवन ऊर्जा बन रहा है उसका 29% कहां से बन रहा है? तमिलनाडु। ठीक है, और हम पहले ही बोले कि जहां जहां कोस्टल रीजन होगा वहां पे संभावना होगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एक तरफ क्या है? पश्चिमी घाट, एक तरफ है पूर्वी घाट। सब क्या है? पहाड़ जंगल वाला इलाका है, तो इतना आसान है नहीं। ठीक है, तो सब कुछ देख के करना पड़ता है। उसी में आगे लिख लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा करंट भी हम जोड़वा दे रहे हैं, लेकिन अगर नया करंट आएगा तो जोड़ लीजिएगा। वित्त वर्ष 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 867 मेगावाट, 867 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापित, वित्त वर्ष 2023 में 867 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता
867 मेगावाट की पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ राजस्थान अग्रणी राज्य है। राजस्थान अग्रणी राज्य है। इसके बाद गुजरात 770 मेगावाट तथा मध्य प्रदेश 324 मेगावाट है। 770 मेगावाट और मध्य प्रदेश 324 मेगावाट है। हाँ 324 मेगावाट है मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी देखिएगा अगर कुछ करंट आएगा तो और जोड़ सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? पश्चिम में कि राजस्थान? वो अलग है। एक एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है शायद राजस्थान में। हाँ वही बोल रहे, देखिए करंट खाली थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता आए। सबसे बड़ा सोलर पार्क शायद राजस्थान में। बंगाल में जो बन रहा है पानी वाला अलग है, लेकिन सबसे बड़ा जो एशिया का होगा वो कहाँ बन रहा है? शायद राजस्थान। तो इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भू यानी जियो, ताप यानी थर्मल, ऊर्जा यानी एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है ना, क्या हो गया? तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या हो गया? जल विद्युत ऊर्जा। तो उसी तरह जियोथर्मल। कल भी इसको समझाए थे हम, क्या था? पृथ्वी गर्म है खुद में, क्रोड नीचे जाएंगे तो गर्म होगा। उस गर्मी का अगर हम लोग उपयोग कर पाए, उस उष्मा का उपयोग कर पाए, तो क्या हो गया? भूतापीय ऊर्जा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, इतना आसान नहीं है कि आप ठंडा के समय में सोचिए कि हमको क्या मिले? गर्मी, और जमीन पे सो जाइए। क्या होगा अगला दिन? बीमार है ना पड़ेंगे। गर्मी मिलेगा कि ठंडे मिल जाएगा उल्टा? क्योंकि जो गर्मी है वो नीचे है, इतना नजदीक नहीं है। तो उसको लिए उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा। पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा एक अक्षय। पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा एक अक्षय कौमा स्वच्छ। एक अक्षय कौमा अक्षय कुमार, अक्षय। पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा एक अक्षय कौमा स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का रूप है। एक टिकाऊ ऊर्जा का रूप है जो स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का रूप है जो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। देखिए हमेशा स्वच्छ, अक्षय और टिकाऊ इसलिए बात किया जा रहा है ना, क्योंकि एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमको जो काम है वो क्या करेंगे? आराम से कर लेंगे। जैसे अगर आपको दिन में रोशनी चाहिए तो जरूरी है बल्ब जलाएं। सूर्य का रोशनी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्वच्छ, टिकाऊ और अक्षय ऊर्जा का संसाधन होगा ना, कि हमको मिल गया। लेकिन जो हम लोग बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जलाने से क्या हो गया? विद्युत उत्पादन में वहां पे क्या बढ़ेगा? दबाव बढ़ेगा।
विद्युत का उत्पादन होना चाहिए। अब विद्युत उत्पादन होना तो दो तीन तरह से हो पाएगा, या तो तापीय ऊर्जा से, कोयला जल रहा है उससे होगा। दूसरा जल विद्युत से, जल का उपयोग भी करेंगे हम लोग, तो कहीं से खींचेंगे कहीं से लाएंगे तब ना होगा। तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस किए, लेकिन ये ऐसा ऊर्जा है जो डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जैसे आप ठंडा का समय में देख लीजिए, अधिकतर जन लाइब्रेरी आता है, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं बैठे, कहाँ बैठते हैं, बाहर धूप में। सब चीज का उपयोग हो गया, वो क्या हो गया, स्वच्छ, टिकाऊ, अक्षय हो गया, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। लेकिन अगर हम लोग लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं तो लाइब्रेरी में हम लोग क्या चाहिए, लाइट। तो लाइट चाहिए, तो अब कहीं ना कहीं से तो जनरेट हो रहा है ना, तो कुछ डिस्टरबेंस तो हुआ। स्वच्छ तो नहीं ना बोल सकते। स्ट्रीट लाइट जो पहले पीला वाला लगता था, देखे थे आप लोग, पीला रंग का रहता था पूरा, अब एलईडी आ गया ना, पहले पीला था, तो उसे कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा। इस कारण उसको धीरे धीरे बदल किसमें रहा, एलईडी में। दूसरा, उसको जलने के लिए पावर भी ज्यादा चाहिए होता था। एलईडी को पावर बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। अब देखिए मोबाइल से फट से जला देते हैं ना लाइट, और अच्छा खासा लाइट मिलता है ना, कम नहीं मिलता। तो एलईडी में यही खासियत है कि वो कम एनर्जी में भी ज्यादा काम कर लेगा। बस डिमेरिट क्या हो जाता है कि एलईडी में अगर एक भी कंपोनेंट काम करना बंद किया तो पूरा खत्म हो जाएगा, वो फिर काम ही नहीं होगा। हाँ, अभी देखिए एलईडी बल्ब अगर खराब हो रहा है तो कुछ बनाने की कोशिश कर दे रहे हैं, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चलता है, और उसका रोशनी पहले के मुकाबले कम हो जाता है। कभी बनवाएंगे तो गौर कीजिएगा, और वो भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब ऐसा बना ही है कि अपने आप 1 साल तो वारंटी सरकारें दे देता है, 3 साल का बोलता है कि चलेगा ही चलेगा, तो दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया, अक्षय, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा है। आगे लिखिए, 80 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर, 80 किलोमीटर की अधिक की गहराई पर, 80 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर भूतापीयता, 80 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर भूतापीयता सामान्य रूप से उपलब्ध है। भूतापीयता, जियोथर्मल, भूतापीयता, भूतापीय लिखे ना, य के बाद त में आकर ता लिख दीजिए। भूतापीयता सामान्य रूप से उपलब्ध है, सामान्य रूप से उपलब्ध है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी खुद में गर्म है, नीचे क्रोड ये सब बहुत गर्म चीज है, और ये क्या है, असीमित है, खत्म नहीं होगा, होगा खत्म, या इसे खत्म होने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय, तब तक हो सकता है हम लोग भी ना रहे। तो इसीलिए क्या होगा, नवीकरणीय में ये सब आ जाएगा। उपलब्ध है लिखे, फिर लिखे 300 मीटर से 3000 मीटर की गहराई पर, 300 मीटर से 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर आसपास, किलोमीटर, 80 मीटर तो यही हो जाएगा, 80 मीटर तक कुआं होगा। 300 मीटर से, उस समय किलोमीटर बोले, 80 किलोमीटर, अभी क्या बोल रहे, 300 मीटर, 300 मीटर से 3000 मीटर की गहराई पर, 300 मीटर से 3000 मीटर की गहराई पर, 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर हो गया वो, की गहराई पर कुछ निश्चित स्थान पर, कुछ निश्चित स्थान पर भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। 300 मीटर से 3000 मीटर की गहराई पर कुछ निश्चित स्थान पर भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है, भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे देखिए 80 किलोमीटर में आपको सामान्यतः मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, वहां तक पहुंचना। 80 किलोमीटर नीचे जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आज तक हम क्या कर पाए हैं, पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर पाए। क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन आप कैसे कीजिएगा, एक छोटा चट्टान से कर लिए, ठीक है, चट्टान को आप समझ लिए, देख रहे हैं, तो सिर्फ चट्टान ही नहीं ना पृथ्वी में। दूसरा, आप थोड़ा बहुत मिट्टी को समझे, भूपरपट्टी को समझे क्या है, क्योंकि भूपरपट्टी आपको दिख रहा है, लेकिन आप जैसे नीचे जाते जाइएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और नीचे जाके अध्ययन कीजिएगा कैसे।
उसके लिए आपको बहुत बड़ा गड्ढा करना होगा, साथ में जा रहे हैं, नीचे जाइएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी ना, ऑक्सीजन की कमी होगी। दूसरा क्या है रिस्क, अगर प्राकृतिक गैस मिल गया नीचे, आपको सबसे पहले तो विद्युत चाहिए, देखिए कैसे, तो अंधेरा है, समझ रहे हैं कहने का मतलब। जैसे आप पार्किंग में उतरिए तो पार्किंग में अंधेरा हो जाता है ना, मॉल में चल जाइए ऊपर से नीचे उतरिए अंधेरा हो जाता है ना, विद्युत चाहिए। तो आप अगर नीचे जा रहे हैं, विद्युत लेके जा रहे हैं या कोई और भी उपकरण लेके जा रहे हैं, वहां प्राकृतिक गैस का स्रोत मिल गया तो रिस्क हो जाएगा, वो पूरा फट जाएगा। इसीलिए सोडियम लैंप का इस्तेमाल करना होगा। अब सोडियम लैंप से उतना दिखेगा नहीं, वहां आपको रुक के क्या करना होगा, सारा देखना होगा, वहां सैंपल लाइए, ये कीजिए, तो बहुत दिक्कत है। दूसरा कि ऐसा नहीं ना कि सीधा रास्ता बना हुआ है, बीच में पानी का भी लेयर है, छिछला चट्टान मिल सकता है, बड़ा बड़ा चट्टान मिल सकता, पत्थर मिल सकता, कोयला मिल गया, ये मिल गया, पेट्रोल मिल गया, बहुत सारा चीज है। तो इसीलिए हम लोग पास अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अध्ययन हम लोग या तो चट्टान या पृथ्वी का क्रस्ट या एक और किससे कर पाते हैं, उल्का पिंड। उल्का पिंड जो गिरता है ना, ऐसे तो जब वो तो घर्षणी से जल जाता है, लेकिन जो गिर जाता है उल्काएं जो पृथ्वी पे आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। वो उल्का पिंड चूंकि किसका पार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत ग्रह जैसा पार्ट है, क्योंकि वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और हो सकता है जो बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, बोला गया था ना, उसमें एक बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, टूट के सब बिखरे, तो हो सकता है ये भी उनमें से टूटा हुआ पार्टिकल है। तो उस टूटे हुए पार्टिकल को अगर ला के हम अध्ययन करें तो हमको कुछ पता तो चलेगा ना कि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, तो उससे भी अध्ययन होता है। इसलिए पृथ्वी का अध्ययन करना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। आप अंतरिक्ष में उपग्रह भेज दिए हम लोग, लेकिन उपग्रह क्या करेगा, पिक्चर भेजा, तो पिक्चर को जूम करके हमको जितना स्टडी करना था वो तो हो ही रहा है, लेकिन जब तक आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखिएगा आपको समझ में आएगा नहीं ना आएगा। तो इसीलिए दिक्कत है। आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक एकदम प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन जब तक आप उसको लिखिएगा नहीं, आपको बहुत बार समझ में नहीं आता बहुत कुछ। आप चित्र देख लिए कि अरे बड़ी इजी है, लेकिन बनाने में पता चलता है ना कि इजी है नहीं, कभी पतला हो जाए, कभी मोटा हो जाए, कभी ई ऊपर कभी ऊ नीचे। भारत का नक्शा में भी एकदम होता होगा। हाँ, हो सकता है जो ज्योग्राफी वाले हैं उनको दिक्कत ना हो, या जिनको हिस्ट्री वाले को, जिनको हैबिट हो गया है वो कर सकते हैं ना, तो बहुत इजी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ निश्चित एरिया में पाया जाता है, 80 किलोमीटर नीचे मिल जाएगा, लेकिन सब जगह है, लेकिन पहुंचना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आपके पास सब व्यवस्था है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। सूर्य का रोशनी हम कन्वर्ट कर देंगे बिजली में, उसके लिए उपकरण चाहिए। उसी तरह ये जो भूतापीय है क्या है जरूर, लेकिन हमको उसके लिए उपकरण चाहिए, उसको बनाने का नियम है, तब हमको मिलेगा ना, तो नहीं। इसलिए कुछ कुछ क्षेत्रों में 300 से 3000 मीटर की गहराई पे पाए जाते हैं, जिसे भूतापीय क्षेत्र कहा जाता है। ये लिख लिए है, कुछ निश्चित स्थान पर भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है जिसे भूतापीय क्षेत्र कहते हैं, या जिसे भूतापीय क्षेत्र कहा जाता है। जिसे भूतापीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये वो क्षेत्र हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम कोयला निकाल रहे हैं, अगर वहां पे हमको लग गया कि बहुत हीट है, वहां पे पृथ्वी का उष्मा वहां मौजूद है, तो हम उपकरण लगा के वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मानव को पता चला कि अच्छा खनन करने से हमको कोयला मिल रहा है, तो देखिए खनन होते जा रहा है ना। उसी तरह चूंकि खनन इजी इसलिए क्योंकि ऊपर पट्टी से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत नीचे होता है तो देखिए रोक लग जाता है कि मत निकालिए, होता है ना रोक, दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार आप देखिए कोयला कर रहे क्या आ जाता है, पानी आता है ना, पानी, और वो पानी का अगर दबाव बढ़ा तो पानी पूरा खदान में बढ़ जाएगा, भर जाएगा, तो आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सब सोच समझ के किया जाता है। दुनिया का पहला, और ये इतना आसान एनर्जी नहीं है, अभी बता दे रहे, आसान नहीं है, इसीलिए दुनिया का पहला भूतापीय पावर प्लांट, दुनिया का पहला भूतापीय पावर प्लांट, ऊर्जा संयंत्र, दुनिया का पहला भूतापीय पावर प्लांट इटली में 1911 में स्थापित किया गया था। 1911 में स्थापित किया गया था।
ठीक है। इटली में 1911 में स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, ये नवीकरणीय में क्यों रखे है? क्योंकि पृथ्वी को ठंडा होने में बहुत समय लगेगा और हम उसके खनिज का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं खनिज का उपयोग कोयला हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, वो हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पृथ्वी की गर्मी, जो पृथ्वी का उष्मा है, उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसका उपयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और पृथ्वी को ठंडा होने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो जब तक वो समय खत्म होगा तब तक क्या होगा? हो सकता है हम लोग ना रहे। जैसे सूर्य का ऊर्जा खत्म होने में बहुत समय लगेगा, तब तक हो सकता है हम लोग ना रहे। तो जब तक है तब तक हम लोग के लिए तो नवीकरणीय हो गया ना। लेकिन कोयला क्या होगा? तुरंत खत्म हो सकता है, हो सकता है ना। बहुत सारा खदान को बंद करना पड़ा, क्यों? कोयला खत्म हो गया, पिछला 50 साल में खत्म हो गया ना। लेकिन सूर्य का रोशनी खत्म हुआ? नहीं हुआ। हम लोग इतिहास से पढ़ रहे हैं, लगभग 3000-4000 साल का इतिहास, तब से सूर्य है, खत्म हुआ? नहीं हुआ। आगे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग को और सूर्य से मिलेगा, तो हो सकता है। अब देखिए, सूर्य से प्राप्त करने का एक और तरीका है। हम लोग अभी कौन सा यान भेजे हैं सूर्य का अध्ययन के लिए? आदित्य L1। अभी गगनयान का तैयारी चल रहा था, आदित्य L1 भेजे। वो क्या किए? सूर्य के और निकट भेजे हैं हम लोग। सन, यहाँ अर्थ, L1 यहाँ हो गया। 15 लाख किलोमीटर दूरी था, तो 15 करोड़ में 15 लाख तो कम कर दिए ना हम लोग दूरी। सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना था? अरे 15 करोड़ है कि नहीं है? है ना दूरी, किलोमीटर। उसमें से 15 लाख हम पहले ही डिस्टेंस कवर कर दिए, तो हम सूर्य के और करीब चल गए। अभी हम लोग को मान लीजिए 0.1% अभी लिखे थे मिल रहा ऊर्जा। जब जितना नजदीक हम लोग जाते जाएंगे सूर्य का रोशनी, ऊर्जा और बढ़ेगा। तो अभी क्या हुआ? और बढ़ गया। अगर हमारे पास क्षमता हो, टेक्नोलॉजी हो, तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट यहां से L1 में मिला सूर्य का रोशनी, सूर्य का रोशनी को हम कहां? सीधा पृथ्वी पर ले सकते हैं, मतलब ऊर्जा के रूप में। अभी भी ले सकते हैं, लेकिन और नजदीक से मिलेगा ना हम लोग को, तो ज्यादा मिल गया। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जितना हम लेने जाएंगे उससे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा जितना आ रहा उसी में हम लोग यूज कर पाएंगे। नहीं तो किया जा सकता है कि सूर्य के नजदीक आप भेज दीजिए कोई ऐसा उपकरण जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल दे। वो यहाँ पर सूर्य का गर्मी और प्रकाश को तुरंत बदलेगा, लेकिन आपको पृथ्वी तक लाने में समय लग जाएगा। वो ऐसा उपकरण बनना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जैसे पहले अगर हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते थे तो तार के थ्रू होता था, फिर आजकल देखिए वाईफाई से हो गया। या पहले, उससे भी पहले जाइए तो फिर आपको पेन ड्राइव जैसा एक आता था कंपोनेंट, उसको लगाना पड़ता था, तब होता था काम। लेकिन अभी आप बिना कुछ किए सिर्फ कनेक्ट कीजिएगा, वाईफाई से हो गया। तो हुआ ना, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हो गया। वाईफाई से आप बिना कनेक्ट किए, मतलब बिना तार के, बिना टच किए भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं ना। तो सेम चीज यहां भी हो सकता था। उसी तरह एक काम चल रहा है, विट्रीसिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या होगा? जैसे आपका ये वायरलेस कनेक्शन होता है ना, जैसे ये है जियो का लगा हुआ सेटअप बॉक्स, इस जियो का सेटअप बॉक्स से आप लोग को मिल रहा है। उसी तरह हर घर में एक सेटअप बॉक्स लगेगा बिजली के लिए। वहां बिजली आ गया, वो बिजली एक अलग अलग तरंग के रूप में निकालेगा ऊर्जा। जैसे ये निकाल रहा है, आप कनेक्ट किए, वो तरंग निकालेगा। हम, मेरा जो भी डिवाइस है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक लैंप लगाए, हमको बस इसको ऑन करना है, वो तरंग को ये पकड़ेगा, लाइट जल जाएगा। आपको तार का जरूरत नहीं पड़ेगा। और चूंकि वो ऐसा तरंग होगा जो हमारे लिए भी इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मोबाइल वाला हम लोग के लिए इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अब बहुत ज्यादा घुस जाएंगे तो इफेक्ट करेगा ना। तो वो विट्रीसिटी सब पे काम चल रहा है, कहीं कहीं है भी, लेकिन वही चीज यहाँ करना होगा। लेकिन चूंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, और दूसरा है यहाँ तरंग को, मान लीजिए कोई यांत्रिक तरंग हो गया, तो उसको करवाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? यांत्रिक तरंग बोलते किसको है? यांत्रिक तरंग का उदाहरण दे दीजिए, छोड़िए। हम वो नहीं पूछ रहे, हम पूछे यांत्रिक तरंग सुने कहीं? नाम कहीं नहीं सुने। हम बोर्ड में उतना लंबा चौड़ा डायग्राम बना दिए थे, यांत्रिक तरंग कहीं नहीं सुने।
मैकेनिकल वेव, उदाहरण। साउंड क्या है? ध्वनि, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या चाहिए? मीडियम। यहां माध्यम है। वही चीज ना हम बोल रहे हैं कि हम कर तो दिए लेकिन यहां माध्यम है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, यानी अयांत्रिक तरंग होगा, तभी ना हम पृथ्वी पे आएगा। अगर गलती से भी यांत्रिक तरंग में वो बदल गया या यांत्रिक तरंग का यूज किया तो हमको क्या देना होगा? यहाँ मीडियम देना होगा। तो मीडियम हमारे पास है नहीं। अब उतना दूर हम तार नहीं ना पहुंचाएंगे, तो इसीलिए पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो हो सकता है कब? जैसा अभी इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण बताया, या आपका इससे आ रहा है जो इंटरनेट के लिए वाईफाई, ये हो सकता है लेकिन उतना एनर्जी होना होगा, और सबके पास एनर्जी नहीं होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला तरंग है, हाँ वेव, एल वेव क्या? तो वो तो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो भूकंपीय तरंग है, भूकंपीय तरंग है, वो पृथ्वी से निकलता है, वो भी मैकेनिकल वेव में आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा हम पूछे ऊर्जा किसके पास होता है? सूर्य पास है। हम तरंग में बात कर रहे हैं। क्या उसमें ऊर्जा है उतना? आप जो भी तालाब में निकल रहा, आप बैठ जाइए तो वहां से आपको किनारे में फेंक देगा? नहीं फेंक पाएगा। समुद्र में फेंक देगा क्योंकि उसके पास क्या गति भी है, तो गतिज ऊर्जा भी आ गया उसके पास। गामा वेव सुने थे? गामा तरंग बताए थे कि सबसे ज्यादा उसमें ऊर्जा होती है। उसको कौन रोक सकता है? हीरा रोक सकता है, बताया था। डायमंड, मतलब पहले कुछ नहीं देख रहे हैं, 10 दिन बाद पीटी फिर से देना है। और साइंस का कितना क्वेश्चन आएगा? लगभग 30। मजाक नहीं है। और वही चीज क्या है? ज्योग्राफी भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहाँ, जब जिसका बात करें उसको ध्यान रखिए। तो इसलिए ये पॉसिबल बहुत बार नहीं होगा, नहीं तो पॉसिबल सब कुछ हो सकता है। सूर्य हमारे पास बहुत अच्छा ऊर्जा है लेकिन इतना आसान नहीं है, हम पहले ही बोले, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ का बात हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए महासागर ऊर्जा, ओशियन एनर्जी। और देखिए एक वो चीज आपको बताते हैं कि दो लें, अच्छा ठीक है, देख लो। देखिए एक और चीज बताते हैं। उतना जो उस दिन तरंग उरंग बताए, आप लोग पढ़े नहीं या कॉन्सेप्ट नहीं समझे, इसीलिए अभी भी कंफ्यूज हो रहा है। अभी भी हम बता रहे हैं आप लोग को, जरा सा हम एग्जाम में लिखने मिल जाएगा ना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइए। और फिर जो और स्टूडेंट कर रहे हैं ना तरंग और ध्वनि में अंतर, उसी में फंसिएगा, एकदम निश्चित फंसिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे। इसीलिए बोल रहे, जो नहीं तो बता रहे, कॉपी भरते जाएगा, एकदम भरते जाएगा, पता चलेगा लास्ट क्लास भी हो गया और आउटपुट कुछ मिलवे नहीं किया, तो कोई फायदा हुआ? और दूसरा चीज, जब तक क्लास चलेगा देख लीजिए, बीच में बहुत सारा एग्जाम हो जाएगा, खुद हो जाएगा। अभी अगर जिनका जिनका मेंस है उनके लिए तो है ही। दूसरा सीडीपीओ आ गया ना बीच में, नहीं ना खत्म हुआ कोर्स, सीडीपीओ आपको देना ही है। अब तो आप भरोसा नहीं ना किसी पे करिए, आपको तो देना ही होगा कि आप जेपीएससी को चिट्ठी लिख दीजिएगा कि मेरा नहीं कोर्स कंप्लीट हुआ, मत लीजिए। अब मानेगा नहीं ना। तो ये भी हो गया। दूसरा एक और बड़ा एग्जाम कौन सा होने वाला है? सचिवालय। कभी भी डेट दे दिया, मान लीजिए सही सीडीपीओ जैसा डेट दे दिया, तब क्या अगला 20 दिन में हम लेंगे एग्जाम, तब सब चीज तो छूटा हुआ है। जो भी भाषा था, भाषा का उसमें महत्व है क्योंकि मेरिट में जुड़ेगा। नागपुरी, खोटा, संथाली, मुंडारी जो भी है जुड़ेगा, वो भी पढ़ना भी बंद है। 20 दिन में वो कंप्लीट करना। उसका जीएस पेपर, और जीएस पेपर वेराइटी है, बहुत वेराइटी है ना, तो अंतर हो जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी है कम से कम थोड़ा थोड़ा देखिए। अभी मेंस नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। मेंस में जो पीटी के लिए तथ्य है उसको देख लीजिए, क्योंकि ध्वनि तो आएगा ही। ध्वनि एक मेन चैप्टर हो जाता है फिजिक्स में, तो वो आएगा। उसमें भी बहुत चीज बताए हैं, सोनिक बूम क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है। खाली सब पेपर में पढ़ रहे सुपरसोनिक मिसाइल, पते नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो अब तो पता चलना चाहिए,
या ऐसा नहीं हो कि आप लोग से कोई पूछ दे सुपरसोनिक मिसाइल होता क्या है, तो अभी बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा? नहीं बता पाइए। होता क्या है सुपरसोनिक मिसाइल? उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। अरे ठीक है, 1 से 5 मैक्स संख्या, जो नहीं जानता इसे वो मैक्स संख्या समझेगा नहीं ना समझेगा, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में ना समझाना है। अब हम आके यहाँ खाली फिजिक्स में डायलॉग दे दे तो आपके लिए कोई फायदा होगा? सब तो फिजिक्स से चल रहा है ना, लेकिन हमको उसको तोड़ना ना होगा, कोट करना होगा। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है? जो ध्वनि के वेग से ज्यादा गति से यात्रा करे उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। यानी 330 मीटर से ज्यादा जो भी चीज चलेगा सब किस में आएगा? सुपरसोनिक। ठीक है, इसीलिए सुपरसोनिक फाइटर प्लेन भी बोलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल भी बोलते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारे पास कौन सा है? ब्रह्मोस। ठीक है, उसको अभी कहाँ बेचा है? भारत फिलीपींस में। ठीक है, क्योंकि चाइना सा टेंशन था तो बोला कि चलो हम तुमको दे देते हैं ब्रह्मोस, तो भारत पहला खेप बेचा है। तो ये सब करंट अफेयर्स भी है, थोड़ा ध्यान रखिए क्या है क्या नहीं है। ब्रह्मोस किसकी सहायता से बना? रूस। किस पे है ब्रह्मोस नाम दिया गया है? हाँ, 2 नदी पे, एक भारत का और एक रूस का। तो ये सब देखिए, थोड़ा ध्यान आए, मतलब ध्यान रखिए। एग्जाम देना फिर बता रहे हैं, ऐसा मत कीजिए कि एग्जाम आके पार होते जाए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। अभी पहला तो CDPO है, अगर किसी का बैकलॉग होगा जेपीएससी तो वो है, फिर जेपीएससी मेंस है जिनको देना है वो है, उसके बाद कभी भी सचिवालय हो सकता है, कभी भी, गारंटी नहीं है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तब ना उस समय प्रेशर कम पड़ेगा, नहीं तो फिर उस समय इतना प्रेशर हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। उस समय आपको मैथ्स भी पढ़ना होगा, रीजनिंग भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। ये 3 तो अलग चीज आ गया ना। बाकी चलिए जीएस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइंस भी उतना दमदार तरीका से तो नहीं ना पढ़ रहा, आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, पीटी के लिए केमिस्ट्री कुछ पढ़वे नहीं कर रहे। तो अगर उस तरह से करिएगा अभी से तब ना पकड़ाएगा। फिर मान लीजिए जिनको दरोगा का सपना होगा, हो सकता है बीच में दरोगा आ जाए, और सरकार चाहेगा कि 6 महीना के अंदर सब क्या करे, कंप्लीट कर दे, एकदम कंप्लीट कर दे नवंबर तक, तो तुरंत हो जाएगा एग्जाम। पता चला दरोगा का फॉर्म भरा रहा, वैसे भी देखिए 2017 में जब दरोगा आया था तो जैसे आज लास्ट डेट था तो 1 सप्ताह बाद से एग्जाम स्टार्ट हो गया था, और वहाँ पहले ही मेंशन कर दिया था कि एडमिट कार्ड 2 दिन बाद से जारी होने लगेगा, जिसका इसका जब जब शेड्यूल है अपना एग्जाम होगा, और 10 दिन बाद ही हो जाएगा एग्जाम। सेम चीज हो सकता है कि आज फॉर्म भरा है, 15 दिन फॉर्म भरा है, 15 दिन बाद बोल देगा एग्जाम। तो तैयारी चाहिए ना, ऐसा नहीं ना कि एक बैग हो जाएगा। टीचर का जो जो जिनको देना है, टीचर भी आने वाला, तो जीएस पेपर में तो सब आएगा ही ना। और एक और चीज जिसके लिए आए हैं जेपीएससी, उसका भी हल्ला है कि सितंबर में फिर से पीटी हो जाएगा नया, जुलाई में शायद आ जाए या जून लास्ट तक में नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन। तो वो भी समय नहीं देगा, जैसे ये वाला में समय नहीं ना मिला था, ठीक वो सही कैलेंडर के साथ निकलेगा कि सितंबर में उसका पीटी होगा। तो तैयारी चाहिए तब ना, ऐसे तो नहीं ना होगा। तो इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, हर एग्जाम में काम आएगा। नहीं पढ़िएगा तो फिर फंस जाइएगा, बहुत प्रेशर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और जिनको एसएससी सीजीएल देना वो भी आने वाला है, रेलवे देना वो भी 1-2 गो अभी होने वाला है, तो सब कुछ है लाइन से। लेकिन अभी से अपना तैयारी बरकरार रखें ना तो दिक्कत होगा। ठीक है, और बाकी इधर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लिखिए महासागरीय ऊर्जा या महासागर ऊर्जा। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% भाग पर, 70 या 71, पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग पर महासागर है। इसलिए वे दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्राप्त करता हैं। इसलिए वे दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्राप्त करता हैं।
मतलब क्या लिखे, सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, क्योंकि महासागर बहुत है, एनी टाइम क्या मिलेगा वहां, धूप। जैसे उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में देखिए हमारा कौन कौन सा आ गया, अरब सागर आया, बंगाल की खाड़ी आया, हिंद महासागर आया, बहुत सारा आ गया, अटलांटिक का भी थोड़ा पार्ट आ गया। तो देखिए ये क्या है, एनी टाइम इसमें क्या मिलेगा, सूर्य का रोशनी। और दूसरा बहुत बड़ा एरिया में है, बहुत बड़ा एरिया, छोटा एरिया है नहीं, इसीलिए आजकल सोलर प्लांट ये सब कहाँ लगने का कोशिश हो रहा है, समुद्री में, कि सूर्य से डायरेक्ट मिले, हमको ऊर्जा मिलते जाए, काम होते जाए। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है, तो सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। आधुनिक समय में महासागर ऊर्जा उत्पादन का भी स्रोत बन गए हैं। आधुनिक समय में महासागर ऊर्जा उत्पादन का भी स्रोत बन गए हैं। आधुनिक समय में महासागर ऊर्जा उत्पादन का भी स्रोत बन गए हैं। ठीक है, अच्छा आज और भी क्लास है कुछ, तो एक क्लास और कीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा आज। अभी 1 बज रहा है, 2 बजे छुट्टी हो जाएगा आप लोग का, बोलिए, या आज ही छोड़ दे ऐसा बोलिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, कर ली तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर हो सकता है शायद अगला थर्सडे फ्राइडे और फिर मंडे हम भी नहीं रहे। ठीक है, फिर अगला मंडे एग्जाम है। कौन कौन दे रहे हैं यहाँ, CDPO मतलब सब भरे हैं ना। ठीक है, PT है, 2 पेपर है, पता है ना। करंट उरेंट थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि, देखिए वेटेज रहेगा, अभी बता दे रहे हैं, सेकेंड पेपर में 3 ही टॉपिक बोला है, करंट, साइंस, रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग में भी देख लीजिए कंफ्यूजन है, कुछ कुछ जन बोल रहा है थोड़ा सा मैथ्स भी ऐड होगा, कोई कोई नहीं भी बोल रहा है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है। जैसे बिहार CDPO लेता है तो वो प्योर मैथ्स बोल के लेता है कि हम लेंगे मैथ्स, लेकिन यहाँ नहीं है, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, बाकी तो आप इसको रीजनिंग तो जरूर कीजिए, वो भी अच्छा एनालिटिकल इंजीनियरिंग भी बोला है, तार्किक क्षमता पूरा बढ़िया से बोल दिया। करंट में भी क्या, राज्य, देश और विदेश, यानी क्षेत्रीय यानी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तीनों का पढ़ना होगा। और साइंस में भी क्या है, तीनों चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, तीनों चीज, तो 3 ही पोर्शन है। तो अगर इक्वली डिवाइड किया जाए तो 30-30 क्वेश्चन कम से कम होगा ना, 30 करंट से, 30 साइंस से, 30 रीजनिंग से, तो अच्छा खासा वेटेज है। और पहला वाला पेपर तो खैर GS है, तो GS अगर कर पाए तो ठीक है। ठीक है, और पहला वाला भी GS भी छोटा मोटा पार्ट नहीं है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको लगता है पर सेक्शन से अगर मानिए तो 15-15 क्वेश्चन जरूर बनेगा। भारत का इतिहास और फिर क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, और फिर झारखंड की भूगोल, इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। राज्य व्यवस्था नहीं लिखा, हमको लगता छूट गया, तो पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। ठीक है, लेकिन राज्य व्यवस्था में ज्यादा नहीं पूछता, क्योंकि राज्य व्यवस्था में पूछेगा क्या, झारखंड एक सदनीय व्यवस्था या 2 ही सदनीय, एक सदनीय यूनिकैमरल है, यहाँ सिर्फ क्या है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, विधानसभा में, वर्तमान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 वर्तमान में। जब ये विधानसभा का गठन हुआ उससे पहले ही एंग्लो इंडियन को शपथ दिला दिया गया था, और 2020 के बाद हुआ, 26 जनवरी 2020 के बाद एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, और सरकार बन गया था कब, 24 या 25 जनवरी 2020 को, तो पहले ही शपथ और दिलवा दिया गया था, तो उस समय लागू हुआ नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव होगा, अब क्या होगा, अब 81, और 81 का 81 क्या होगा, निर्वाचित चुनाव होगा, मनोनीत नहीं होगा। पहले राज्यपाल एक मनोनीत कर देते थे एंग्लो इंडियन को, अभी वो व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो 81 है। लोकसभा सदस्य
14 राज्यसभा सदस्य, 6, 7 नहीं 6, ठीक है। अच्छा, अगर हम पूछे झारखंड में कुल सांसदों की संख्या 20, टोटल अगर पूछ दिया जाए तो 20, नहीं तो 14 और 6। भारत में जिले झारखंड में जिले 24, अनुमंडल 43-45 है, इसी टाइप से, तो उसको देख लीजिएगा। और ये प्रखंड तो छोड़ दीजिए, तो बहुत 263-65 है ना, 263 आसपास है। प्रमंडल की संख्या, नाम, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग। दूसरा का नाम बोलिए। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय। तीसरा पलामू, उसका मुख्यालय पलामू, वही डाल्टनगंज, ठीक है। फिर चौथा कोल्हान, मुख्यालय चाईबासा जिला है, नहीं है। कौन जिला में आता है? पश्चिमी सिंहभूम। और एक संथाल परगना, मुख्यालय दुमका। दुमका झारखंड की उपराजधानी भी है, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज है, इतना जान के कम से कम रखिएगा। हो सकता है सिलेबस में मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो भी है पढ़ते जाइए, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना होगा, उसके बिना उपाय नहीं है। और ये जो भी पढ़ रहे हैं आपको ज्योग्राफी में काम आएगा, फिजिक्स में तो काम आएगा ही आएगा, बाकी ज्योग्राफी में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें करंट अगर जोड़िएगा तो आपका करंट अफेयर्स भी बहुत काम आ जाएगा। करंट अफेयर्स बहुत, क्योंकि कम से कम आपको 1 साल का तो पक्का देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यानी पिछला 2023 अप्रैल से अप्रैल 2024 तक, अब वो भी अप्रैल 2024 में, मई का हो सकता 15 तारीख तक लेना पड़ जाए, कि अगर करंट दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा सवाल, इसीलिए उसको ध्यान रखिएगा। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ ठीक, हाँ ठीक, ठीक है। देखिए, इलेक्शन नहीं, चूंकि भारत को जब अंग्रेजों द्वारा क्या संविधान सभा बनाने की छूट दी गई तो 1946 के आसपास का बात था, ठीक है। तो सितंबर 1946 में अंग्रेज बोल दिया कि ठीक है, अब हम आप पे शासन नहीं करेंगे, आप बनाइए संविधान सभा, लेकिन उसके लिए आपको एक गवर्नमेंट भी बनाना पड़ेगा, जिसको अंतरिम सरकार बोला गया। उसमें जितने भी कांग्रेस के लीडर थे और जो जो जहां जहां भी चुनाव होता था, वहां पर से जो जो चुनाव होके आए थे, उन्हीं के बीच में क्या कर दिया गया कि अपने से चुन लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? प्रधानमंत्री। उसी समय ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री की संज्ञा दे दी गई थी, क्योंकि अधिकतर कांग्रेस नेता चाहते थे कि प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके लिए वोटिंग भी हुआ था, लेकिन कुछ कुछ दबाव था, जिसके कारण कौन बने गए? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उनको बनना था, लेकिन बन नहीं पाए, तो ठीक है, अब उनको देने के लिए क्या कर दिया गया? उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा, गृह मंत्रालय उनके पास था। उसके बाद यहां से कब तक चला पहला सरकार? 1947, 15 अगस्त पहला। फिर जैसे 15 अगस्त को आजाद हुआ, फिर सरकार का गठन हुआ, उसको अंतरिम सरकार 2 बोला गया। सब कुछ सेम चला, इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा दे, क्योंकि सरकार का गठन हो गया था, इसीलिए। हाँ, लेकिन अगर बोला जाए भारत में पहला चुनाव कब हुआ, तब 1952, ठीक है। 51 से स्टार्ट हो गया था दिसंबर में, 52 में तब फाइनल हो गया था, ठीक है। इसीलिए जब बात होता है ना कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते प्रधानमंत्री तो ये हो जाता, वो हो जाता, इसी समय का बात बोला जा रहा है। क्योंकि कश्मीर हम लोग के हाथ से कब निकला? 1948 निकला ना। 48 से पहले ही, मतलब मान लीजिए 47 में आजाद हुआ। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947। हम लोग 15 अगस्त 1947। कश्मीर हम लोग का पार्ट, उस समय कश्मीर किसी में विलय नहीं किया, ठीक है। राजा हरि सिंह अलग थे,
वो बोले ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत में जाएंगे, लेकिन भारत में जितने रियासत थे सबको मिला दिया गया। सिर्फ ये वाला एरिया जो बांग्लादेश था वो किसका पार्ट था? पाकिस्तान। इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है। और पाकिस्तान वाले का क्या डिमांड था ना कि यहाँ से हमको 10 किलोमीटर चौड़ा रास्ता दीजिए डायरेक्ट जाने के लिए, ठीक है, ऐसा डिमांड था। लेकिन वो हुआ नहीं, तो उन लोग को ऐसे जाना पड़ता था। यही 1971 में क्या हुआ, आज़ाद करा दिया गया। जैसे अभी इस पे बात चल रहा है ना पीओके, क्योंकि पीओके किसके अंदर है भाई? फिलहाल पाकिस्तान, लेकिन भारत का अंग है। अगर वहां गृह युद्ध जैसा स्थिति हुआ तो क्या होगा? भारत में उसको मिला लिया जाएगा। वही चीज यहाँ हुआ, तो आज़ाद करा दिया गया। तो जब उस समय कश्मीर आज़ाद हुआ नहीं, मतलब कश्मीर अपना राजतंत्र रहा, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान कुछ दिन बाद कश्मीर में अटैक कर दिए। कश्मीर का राजा नहीं संभालने सका, तो वो कहाँ आया? सीधा आया दिल्ली, नेहरू जी पास। बोला कि आप हमारी मदद कीजिए, पाकिस्तानी दबाव बढ़ रहा, घुसपैठ बढ़ रहा है, हम लोग के बचाइए। तो एक भारत सरकार से बोला गया कि ठीक है, आप संधि पत्र हमको दीजिए कि हम भारत में विलय करते, तब हम कर देंगे। तो जब तक ये प्रोसेस होता तब तक पाकिस्तान घुस गया। उसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते कि वो सब बाद में होते रहेगा, पहले एक्शन लेने का टाइम है। अगर वो घुस जाएंगे तो निकालना बहुत मुश्किल। और हुआ भी वो आधा एरिया पे घुस गए। जब घुस गए तो बात हुआ, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं। तब फिर नेहरू जी क्या बोल दिया, हम लोग यूएन जाएंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान भाई भाई है, भाई भाई में कैसा लड़ाई। और वही चक्कर में यूएन में गया, फंस गया मामला, फंस गया। तो फिर हम लोग का यहीं पे क्या बन गया, एलओसी बना ना, वही फंस गया हम लोग का मामला। तो इसलिए बोला जाता था कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो अलग कंडीशन होता। उस समय का बात है, क्योंकि उस समय भी सरकार था, उस समय भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन प्रॉपर अगर चुनाव का बात करें, तब चुनाव कब हुआ? 1952। इस समय प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की जीत हुई, यानी चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जो चुनाया वो प्रधानमंत्री बनता। ऑब्वियस है, कांग्रेस था अकेला पार्टी बहुत बड़ा, वही जीता। कौन बने थे उस समय भी? जवाहरलाल नेहरू। तो यही चीज चला। तो बात जब बोला जाता है कि पहले प्रधानमंत्री वो, अरे सबको पता 1950 में उनका डेथ हो गया था, लेकिन ये किस मुद्दे पे बोला जाता है? कश्मीर वाला मुद्दा पर, क्योंकि कश्मीर हाथ से गया। उस समय वो थे गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो पावर होगा ना, इसलिए बोला जाता है। लेकिन सबको पता 1952 में वो थे ही नहीं, तो कैसे बनते? नहीं ना होता। ये चीज कारण था। तो ये सब थोड़ा सा क्रिटिकल चीज हो जाता। अगर नहीं समझ में आए ना तो बहुत ज्यादा तंग कर देता, पता ही नहीं चलता हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था, कि अरे पहले से हमारे पास चल रहा था, नहीं है, ऐसे है, वैसे है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन कम से कम पीटी लायक कम से कम अभी पढ़िए, क्योंकि अभी मेंस में देरी है। अगर जेपीएससी मेंस भी जिनको देना है इस बार तो ठीक है, अगला बार जिनको देना तो पहले तो फिर पीटी आएगा। अब पीटी के कम से कम 2 महीना बाद ही मेंस होगा, तो आपके पास समय मिलेगा। बस एक आपको फायदा होगा कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आपको उस समय दबाव नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ के सिर्फ लिखिएगा तो काम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लेकिन पीटी का ध्यान रखना होगा। अगर मेरा भी मेंस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा अभी, मतलब इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्वायरमेंट के बाद साइंस टेक खत्म हो जाएगा, समय रहेगा, तो फिर हम जनरल साइंस पढ़ा देंगे, यानी पीटी के लिए जेपीएससी पीटी भी और सचिवालय पीटी भी, दोनों मिक्स, केमिस्ट्री भी करा देंगे, ठीक है। तो लेकिन पहले ये खत्म करना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रेशर लेके पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे। नहीं पढ़िएगा देखिए सब भूलते जाइएगा। और एक चीज बता दे रहे हैं, जितना साइंस से भागिएगा साइंस उतना डराएगा। कभी नहीं समझ में आएगा तरंग क्या है, कभी नहीं। उसको आपको पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा। और अभी हम लोग एकदम छोटा सा पार्ट पढ़े हैं, फिजिक्स बहुत बड़ा है, ठीक है। फिजिक्स में जनरल फिजिक्स बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग को बहुत बार बोले ना, इंजीनियरिंग लेवल नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना क्या है, सामान्य, जो 10वीं कक्षा तक सबके बस का बात हो, उतना ही पढ़ना है। वही चीज़ साइंस टेक में भी जब आएंगे तो हम लोग को रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ना सिर्फ क्या है, उसका एप्लीकेशन, उसका यूज़, वो कैसे कार्य करता, बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब उसमें परेशान हो जाने से फिर पूरा परेशान हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये चीज़ इतिहास में लागू नहीं होगा। इतिहास आपको दम तक पढ़ना होगा। देखते हैं ना, कोई चीज़ छूटता है इतिहास में, और ऊपर ऊपर पढ़िएगा तो मेंस लिख पाइएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए
जो लेवल का है, जिस सब्जेक्ट है उसको उसी अनुसार पकड़ के चलिए, हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पानी नहीं पीना है तो 5 मिनट पी लीजिए, और पानी खत्म हो गया। और कोई उपाय नहीं है पानी का? ओ, चलिए तब तक 2 बूंद जिंदगी का कर लीजिए। देखिए, एगो पेपर का कटिंग आया, सिपाही बहाली की प्रक्रिया जुलाई में होने की संभावना। ठीक है, तो इसीलिए बोले कि एग्जाम होने का चांस है, बहुत सारा चांस है कि हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अब डिपेंड करेगा क्या, आपका अपना तैयारी। क्योंकि एग्जाम आके पार भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ठीक है, आके निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर उसमें जगह बनाना है तो अभी से करना होगा, नहीं तो दिक्कत है। क्योंकि एग्जाम जितना डिले होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाएगा। अभी देखिए, अभी फॉर्म नहीं भरा रहा है, मई जून में क्या होगा, फिर से ग्रेजुएशन का कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगस्त में फॉर्म भरा है तो नया वाला जो ग्रेजुएट हुआ वो भी फॉर्म भरेगा। ठीक है, मान लीजिए उन लोग तैयारी नहीं करा, लेकिन ऐसा नहीं ना, कोई नहीं सकेगा, हो सकता है कोई पहले ही बार में निकाल ले, तो चांसेस है ना, तो बढ़ गया, फिर कैंडिडेट बढ़ा। तो इसलिए थोड़ा सा अभी से करिए, सब हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है।
एंटरटेनमेंट। उसमें कटिबंधीय है ये सब जो मैप में बना रहता है, उससे क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है, ये सब थोड़ा बताइए। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। जैसे आप पहला वाला एक 2 क्लास करते हैं ना, तो उसमें मैग्रो 1 टुंड्रा ऐसा सब पढ़ा दिए थे। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा बता देंगे। वाह, एसी के निकट रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। वही तो बोले फिक्स है सब। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये पृथ्वी, ठीक, बीचों बीच कौन सा रेखा पार हुआ है? भूमध्य रेखा, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा है। ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत से भी गिर रहा नीचे, मकर रेखा 23.5 डिग्री, इसके नीचे एक ले लेते हैं हम लोग 66 डिग्री, ठीक। इसी तरह एक इधर ले लेते हैं 66 डिग्री, ये फिर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय रेंज। यानी यहीं पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पे। भारत का आधा पोर्शन है, श्रीलंका है, अफ्रीका का बहुत सारा देश है, ऑस्ट्रेलिया है, वो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का कुछ कुछ देश है। तो ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय। इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये, वो क्या कहलाता है? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। ना शीत में है ना उष्ण में है, यहाँ ठीक ठाक है। और सबसे ऊपर वाला ये वाला एरिया, ये कहलाता शीत, शीत, ठीक है, शीतोष्ण पूरा तरह। ये उपोष्ण, ये शीत कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध। तो जहां पे सूर्य का रोशनी बहुत शानदार होगा वहां पे सौर ऊर्जा की प्राप्ति बहुत अच्छा होगी। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या बोला जाता है, सूर्य 6 महीना के लिए दिन रहता है, 6 महीना रात होता है, यही बोला जाता है। तो दिक्कत हो जाता है वहां। तो जहां जहां जैसे मान लीजिए, जैसे आप ध्रुव की ओर जाइएगा, क्या है, बहुत ठंडा प्रदेश,